अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ, ये टेस्ट मैच बन गया है। अपोजिशन लीडर की तकरीर तीसरे रोज़ भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। हुकूमती अरकान संभले ना अपोजिशन पसपा हुई। शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू ही की थी कि स्पीकर की डाइस की तरफ कोई चीज़ फेंकी गई। असद कैसर को गुस्सा आ गया, कहा कि वो इस तरह से ऐवान नहीं चला सकते हैं। स्पीकर फ़ौरन ही इजलास मुलतवी करके चले गए। ये तो आज की कार्रवाई थी, ज़रा कल की झलकियाँ भी तो याद करें। देखिए, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है तो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन क्या कहिए कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। असेंबली में जो कुछ हो रहा है ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अंगारा आंखें, खोलते चंघाड़ते लहजे, जहर उगलती जबानें, गिरेबानों तक पहुंचे हुए हाथ, बजट बुक से गोलाबारी, गालियां, मुक्के, घूंसे, हाथापाई। कल जो कुछ हुआ है इससे बेहतर अवामी नुमाइंदगी शायद हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा मुंह वैसा चपेड़, जैसी आवाम वैसे नुमाइंदे। अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर ये अंदाज भी अवामी ही होगा। ये लोग आइनादार हैं हमारे, ये वो हैं जिन्हें हम चुनकर ऐवान में भेजते हैं। बिलाकर हम जैसे हैं वैसे ही लोग मुंतखब करते हैं। फिर जब वो हमारे गली मोहल्ले की झलक ऐवान में दिखाते हैं तो हम कानों को हाथ लगा लेते हैं। ये सिर्फ कौमी असम्बली तक ही महदूद नहीं है नाज़रीन, पंजाब हो या सिंध, पाकिस्तान की हर असम्बली का यही हाल है। ज़रा ईमानदारी से बताइए कि हमारे यहाँ किसी गली मोहल्ले सड़क पर जहाँ 4 लड़के खड़े हों, क्या वहाँ कोई खातून बिना लग़वियात सुने गुजर सकती है? क्या हमारे यहाँ 2 मर्द बिना गाली के बात कर सकते हैं? और मैं इसमें सिर्फ मर्द हजरात की तखसीस नहीं, यहाँ सास बहू की लड़ाई में भी यही कुछ ही तो देखने को मिल रहा होता है जो कौमी असम्बली में नज़र आया है। गाली और गोली की ज़बान में बात करने वाली कौम अपने पार्लियामेंटेरियंस की धींगा मुश्ती देखकर हैरान क्यों हो रही है भाई? लेकिन जब असेंबली में ये गुत्थम गुत्था थे तो कराची में बच्चों की लड़ाई पर छुरियां चल रही थी। 4 सद्दा में कब्रिस्तान की ज़मीन पर झगड़ा हुआ तो गोलियां चल गईं। 1 माह पहले शेखुपुरा में बच्चों की लड़ाई पर एक ही ख़ानदान के 9 लोग कत्ल कर दिए गए। इसी 1 माह के दौरान 250 रुपए की खातिर खातून को कत्ल कर दिया गया। 10 रुपए की खातिर दोस्त ने दोस्त को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। 50 का पंक्चर 70 में लगाने पर मैकेनिक कत्ल हो गया। जहां चंद रुपयों की खातिर इंसान के खून के प्यासे हो जाएं, तो यहाँ तो फिर बात करोड़ों अरबों रुपए के बजट की है, बजट के फंड्स की है। जहां तालीम का वजीर बजट की किताब को डेस्क पर दे मारे, जहां इंसानी हुकूक की वजीर मुदल्लिल गुफ्तगू के बजाय चोर चोर के नारे लगाए, खुद को शेर और मुखालिफिन को कुत्ते बिल्लियों से तशबीह देने वाले रवैये यकीनन अगर ये जानवरों को भी समझ आए ना तो वो भी देखकर शर्मा जाएं। और फिर कमाल है कि इस बदतहजीबी को अपनी तहजीब से जोड़ दिया जाए, इस कचरा सियासत को कल्चर का नाम दे दिया जाए। नून लीग के शेख रुहेल असगर साहब, उनकी लॉजिक समझ नहीं आई। सुनिए जरा उनकी लॉजिक। फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। साबका वज़ीर आज़म पर हाथ उठाया गया, एक सेनेटर पर हाथ उठाया गया, एक आपके मेंबर कौमी असम्बली और जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है इस जमात के मुस्लिम लीग, उन पर हाथ उठाया गया। अच्छा, मैं खामोश रहता, चुप करके तमाशा देखा। शेख साहब, ये कल्चर नहीं है, लेकिन इसको कल्चर बनाने पर और हम पर मुसल्लत करने पर आप जैसे लोग तुले हुए हैं। आपके इस बयान पर खुद पंजाब के अवाम क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुनवा देती हूँ। गाली देना अच्छी बात थोड़ी है, ये तो जिंदा दिलाने लाहौर है, ये तो अपने किरदार से ही बड़ा मशहूर है। पंजाब का कल्चर नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये सियासतदान जो हैं इन्होंने अपना कल्चर ये बना लिया। उनका घर का माहौल ऐसा होगा फिर जो ऐसे कहते हैं। ये तो किसी भी कल्चर का हिस्सा नहीं होता कि आप अब्यूजमेंट को जो है वो लीगलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये जो उन्होंने कहा है बहुत ही गलत कहा है उन्होंने। पंजाब का कल्चर नहीं है गाली देना, ठीक है, तो लिहाजा उनकी सोच ही ना बहुत छोटी सोच है। ये गाली का जो है ये अच्छी बात नहीं है। कोई कल्चर नहीं है,
हाँ, कोई जो जाहल हो वो अपना गुस्सा रिलीज करने के लिए गाली निकाल देते हैं। गाली देना पंजाब का कल्चर नहीं है। पंजाब का कल्चर है प्यार से और मोहब्बत से रहना। गाली निकालनी नहीं चाहिए। गाली तो अच्छी चीज़ है नहीं, ना उर्दू में, ना पंजाबी में, ना इंग्लिश में। गाली तो कल्चर नहीं है पंजाब का, लेकिन पंजाबी ज़बान तो बहुत मीठी है। मेहमानों में आज मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर जरताज गुल साहिबा साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जरताज। इससे पहले कि कल जो कुछ हुआ उस पर मैं आपसे बात करूं, मैं ज़रा चाह रही हूं कि आप सबसे पहले मुझे आज की अपडेट दे दें। ये जो कुछ हुआ है आज, स्पीकर के ऊपर कोई चीज़ उछाली गई जिसके बाद वो नाराज़ हुए और फिर मुलतवी करके चले गए इजलास को। तो ये बताइएगा किसने क्या फेंका, क्या चीज़ वहाँ पे मारी गई, कौन था? किरण, चूंकि आपने मुझे कहा कि आप कल पे बाद में करेंगे, आज आप करेंगे जो कुछ हुआ। मैं अभी असम्बली से आ रही हूँ और वहाँ तय हुआ था, असद उमर साहब ने हमें आके बताया, शफकत महमूद साहब ने हमें आके बताया कि आपने खामोशी से उनकी बात सुनी, अपोजिशन लीडर की, चाहे वो 3.5-4 घंटे कल बोलते रहो, इसके बावजूद आज आप बात सुनेंगे। अगर आपको उनकी बात नागवार गुजरती है तो आप अपनी जगह पे बैठ के खड़े होकर ज़रूर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मगर आयल के उस साइड पे कोई नहीं जाएगा। हमें से कोई उस साइड पे नहीं गया। हम लोगों ने ये स्पीकर साहब ने एक ज़ाब्ता अखलाक तय कर दिया था कि 6 अपोजिशन की साइड से और 6 हमारी साइड से एमएनएस जाएंगे, ज़ाब्ता अखलाक तय करेंगे। बजट चूँकि इतना अच्छा है, गरीब आवाम का बजट है, बेवाओं का बजट है, किसानों का बजट है, मज़दूरों का बजट है, तमाम तबका के जो लोग हैं पाकिस्तान के वो बजट से इंतहाई खुश है। तो हमें बजट के ऊपर दलील से बहस करनी चाहिए। वो जो सवाल उठाएंगे हम उसका जवाब देंगे तकरीरों के ज़रिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब हम सब तकरीर सुनने के लिए वापस आए, शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए कल के, तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेनेशन या बाद में आपको बताऊंगी कि असल में हुआ क्या जो उन्होंने ऐवान में ख़वातीन के साथ PMLN ने किया। किरण, अनफॉर्चुनेटली जो अकरम चीमा साहब है जो MNA है कराची से, और वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे हमारी साइड पे, और हमारे ही वो MNA वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे। सैनिटाइज़र की इतनी बड़ी बोतल और कोई और चीज़ जो उनके हाथ में आया, PMLN के लोगों ने, जैसे शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की, जब हम खुद ट्रेजरी बेंचेस से आराम से उनकी तकरीर सुन रहे हैं, तो फिर PMLN के अपने ही किसी साथी का किसके कहने पे वो MNA को जो है वो बोतल मारे, जिससे उनके सर के से जो है वो खून बहना शुरू हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। अब इतना गैर पार्लिमानी रवैया, इसका मतलब है कि PMLN को अपनी सफ़ों में सोचना चाहिए कि जब ट्रेजरी बैंक जो है वो तैयार है, जब कायदे जो वो हैं, ऐवान हैं जो खुद वो बात कर रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, तो फिर PMLN वाले खुद क्यों अपने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुलड़बाजी करते हैं, हाथापाई करते हैं, लोगों को बोतलें मारते हैं, सैनिटाइजर की, लोगों को जो है बजट की किताबें मारते हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि वैसे तकरीर क्यों नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ का बयान जाना चाहिए। ये जो आप सैनिटाइजर की बोतल की बात कर रही हैं, ये वही है जो स्पीकर साहब की तरफ उछाला गया है, जो हमें इस मंजर में दिखाई दे रहा है, और वो किसने उछाला है, वो क्या फेंका है? ये भी अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि जब स्पीकर साहब ने उनको फरमाया कि जब मैंने ज़ाब्ता अखलाक बना लिया है कि दोनों साइड से जो भी गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा, गाली गलोच करेगा या अपने आयल की साइड से क्रॉस करे किसी और साइड पे जाएगा, तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। इस बात पे फिर PMLN ने जो है स्पीकर साहब की तरफ से कोई चीज़ जाके मारी। जारी बात एक हद होती है, हमारा आपस में तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिसने ऐवान को चलाना है, जो स्पीकर साहब है, जो मुंतखब है, जिनके लिए सब बराबर है, जो वो खुद कह रहे कि मैं पार्लियामान को ज़ाब्ते अखलाक की करूंगा। लेकिन देखिए किरण, ये कोई नई बात तो नहीं है। क्या इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने आके ये नहीं कहा था कि मैं स्पीकर साहब के मुंह पे जूता मारूंगा? पता है किरण, अभी मुझे नहीं पता, अभी तो फुटेज निकाल रहे हैं कि जिसने अकरम चीमा साहब को जो है उनको लहूलुहान किया है, देखेंगे जिसने स्पीकर साहब की तरफ ऐसे किया है। अब ये तो हद हो गई है ना। देखिए 3 साल से हम गुंडागर्दी, बदमाशी और जो है गालियां सुन रहे हैं। कभी किसी खवातीन को वर्बल डारिया कह देते हैं, कभी किसी खातून को जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं, कभी किसी खातून के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और आप जो है इनके MNA, जिसको शायद आज सस्पेंड भी किया गया है, जो इनके जो अयूब क्या समथिंग गौहर बलोच जो है वो, उनकी आप जबान किरण मुझे आप चला के दिखाएं, जो उन्होंने माओ बहनों बेटियों के लिए वहां पे जबान नवाज अवान कभी मैं कुछ नहीं चला सकती, बस नहीं चला जी।
मैं तो देखो, मैं तो किरण किसी की भी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मैं इलेक्शन लड़के आई हुई हूँ, मैं 80,000 से ज्यादा वोट लेकर आई हूँ। मुझे अपने मुखालिफ को मैदान में हराना आता है, मेरी सियासी तरबियत है, मैं दलील से बात कर सकती हूँ, मैं मरते हुए खड़े होकर फातिहा खानी करती हूँ, मैं अपने हल्के के लोगों का वोट लेकर आती हूँ। उन्होंने मुझे धी रानी बनाया। अब जब हम ऐवान में आते हैं, आप ऐवान में खवातीन को गालियां देंगे और उसके बाद उसकी डेस्क थम्पी करेंगे और आपका लीडर उनको कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद आप हमला करके किसी की आग जख्मी करेंगे। मलिका बुखारी की आग जख्मी कर दी, नुसरत पठान की पसली जख्मी कर दी, कमल की जो है वो कंधा जख्मी कर दिया। इतने लोगों को खवातीन को चोटें हैं। चलो आप सब कुछ करें, हम मानते हैं कि आपको तकलीफ है कि आपने इस पार्लियामेंट का आप हयात हिस्सा रहना चाहते थे। 23 साल की जदोजहद के बाद कोई तीसरी पार्टी आ गई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं मान लेती हूँ। लेकिन क्या ये जायज है कि खवातीन के साथ गाली गलौज करके लड़ाई करके मारा बिल्कुल जायज नहीं है। जो कुछ पिछले 3 दिन से हो रहा है ज़रताज, और जो बजट वाले दिन से हो रहा है, ये कतई तौर पर ये एक तहजीब याफ्ता माशरा नहीं लगता है जब हम अपने असेंबली को देख रहे होते हैं। लेकिन आप ये बताइए, पाकिस्तान में सियासी तारीख में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज तो फिर हमेशा ही होता है ना, लेकिन आपके दौर में ये नई रिवायत बनी है कि अब हुकूमत भी एहतजाज कर रही है, अपोजिशन की भी तैयारी पूरी है, आगे अरकान भी सीटियाँ लेकर आए हुए थे। गोया ये सब कुछ क्या प्लांटेड था पहले से कि ये होना है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ किरण, जिस बजट का ये पता हो कि उसमें 280 अरब जो है वो ख़वातीन के लिए, विवाहों के लिए, 1 करोड़ ख़वातीन के लिए जो है उनकी किफ़ालत के लिए जब एहसास प्रोग्राम में शामिल कर दिए, जब 90 अरब की जो रकम है वो डैम बनाने के लिए ताकि पाकिस्तान को वाटर स्कैरसिटी ना हो और ज़मीन जो है सिराब हो, जो 53 बिलियन ज़रात के लिए रखा गया हो, 1.5 लाख का आप कर्जा जो है वो किसान जो है बगैर किसी इंटरेस्ट के ले सके, आपको FBR हरासमेंट ना कर सके, आपके ऊपर सिर्फ ऑडिट होगा और आपको कोई नोटिस नहीं जाएगा। जब आप जो है वो अपनी अगर SME जो है अगर वो अपनी कमाई जो है वो 1 लाख शो करेंगे तो आपको सिर्फ 250 रुपए का आपको FBR के तहत आपको सिर्फ टैक्स कटेगा। तो जब इतनी सारी इंसेंटिव दी गई है तो वहाँ पे तो बजट के ऊपर बात होनी चाहिए ना, जब वहाँ पे आवाम खुश है। आप जो ये कह रही कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप, बजट के ऊपर बात होनी चाहिए। मुझे किरण सिर्फ एक बात का किरण, मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, गैर जमहूरी रवैया कहाँ से पैदा होता है? जब आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पहली दफा तकरीर करने नहीं देते। ये किस जमहूरी इक़्तिदार में होता है? वो जब इलेक्ट होके आ गया है तो वो जाली है। बदला लिया, जब वहीं से शहबाज शरीफ और बिलावल जीत गए उस इलेक्शन में, वो जाली नहीं है। ज़रताज, आप लोगों ने इस बात की क्या बात है? जब खवातीन को गालियां दे, किरण मेरी बात सुने, जब ये किस माशरे में लिखा हुआ है कि जब आप खवातीन के ऊपर हमला करें, गालियां दें, आप उनकी इज्जत नफ्स मजरूह करें, आप उनको जख्मी करें, आप उनको नाजेबा अल्फाज करें, इशारे करें और उसके बाद जो है आप कहें कि हम जमहूरियत पसंद हैं? वहाँ पे कौन सा माशरा इजाजत देता है कि आप खवातीन की तस्लील करें? कोई माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मुझे ये कहिएगा कि जितने लोगों पर, क्योंकि आप इंसाफ की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि हम लोगों के वोट लेकर ऐवान के अंदर आए हैं, तो तहरीक इंसाफ इसमें से निकाल दीजिए। आप इंसाफ की बात कर रही हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जितने लोगों के ऊपर स्पीकर की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, आप समझती हैं ये दुरुस्त पाबंदी है? फिर मुराद सईद साहब, वो भी तो डेस्क के ऊपर चढ़े हुए थे, उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, जब मुराद सईद साहब बाद में डेस्क पे चढ़े हुए तो उस वक्त ऐवान ख़त्म हो चुका था। और बात ये कि जिस टाइम पे मलिका को ज़ख्मी किया गया, जिस वक्त नुसरत पठान जब नीचे गिर गई, जिस टाइम जो है वो कमल को धक्का दिया गया, उसको बुक मारी गई, और जिस टाइम पे मैं आपको किरण में तो वहीं सामने खड़ी थी, मैं आपको वो अल्फाज बयान नहीं कर सकती है जो PMLN के लोग, जो आदमी, जो इशारे, जो किनाए और जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पे इतना तो कोई भी वो नहीं हो सकता है कि आपकी ख़वातीन मार भी खाएं, आप गालियाँ भी सुनो और आप चुप करके खड़े हो जाएं। मैं जब एडजन नहीं होता, जब ऐवान की कार्रवाई होती है, 3 साल से मुराद सईद तकरीर कर रहा होता है, दलील से जवाब दे रहा होता है, मुझे एक लफ्ज़ बताए जो उसने गैर पार्लियामानी इस्तेमाल किया, मुझे एक लफ्ज़ बताए जो मुराद सईद ने गाली दी। मुराद सईद क्या कहता है? पर्ची वाला बिलावल, तो ये तो गाली तो नहीं है। मुझे ये बताइए ज़रताज, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ कि अब अपोजिशन का सिलसिला ये हुआ है कि ये तमाम रवैये की वजह से ये एक बार फिर मुत्तहद हो गए, अब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें भी शुरू हो गई हैं। देखिए किरण, मैं आपको बताऊं, बदतमीजी की, गाली गलोच की, कैरेक्टर असैसिनेशन की, हुल्लड़बाजी की, गैर जमहूरी रवैये की तो कोई दलील ही नहीं है। दलील तो सिर्फ ये है कि उनको पहले दिन से हम पसंद नहीं है, PMLN ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया
कि यहाँ पे और कोई माई का लाल जो है वज़ीर आज़म बन सकता है, कोई और माई का लाल जो है वो यहाँ पे मिनिस्टर बन सकता है। वो समझते थे कि ताहयात यहाँ पे वरासत है और सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी ही यहाँ पे जो है वो लीडर्स बनेंगे, उन्हीं की निकट और नालायक औलादी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। हम जो जवाब के लिए खड़ा होता है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए खड़ा होता है, वो हमसे नहीं सुनना चाहते, लेकिन इन द एंड उनको जमहूरी रवैया रखे 2023 के इलेक्शन का वेट ही करना पड़ेगा। वोट की पर्ची के जरिए इनकलाब आएगा ना, धौंसदातली बदतमीजी या फिर उससे साजिश करने से तो नहीं आएगा ना। सरताज, आप तमाम लोग ये आवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि आप लोगों को ये बातें बताई जाएं जो मैं अब बताने जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप साथ। नाज़रीन, 4 बातें जिसमें पाई जाती हैं वो मुनाफिक है। इसमें से एक ये है कि जब झगड़ा करे तो गाली दे। मिशकात की एक और हदीस है, मुनाफिक की 3 निशानियां, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो और अपने आप को सच्चा मुसलमान गिरदानता हो, जब बोले झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमीन बनाया जाए तो खयानत करे और जब झगड़ा हो जाए तो गालम गलोच करे। बिलाल कुतुब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल कुतुब साहब, पिछले 3 दिन से ये जो मामलात असेंबली के अंदर के देख रहे हैं ना, इससे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा सदमा हो रहा है कि ये रिफ्लेक्शन है हमारी, ये अवामी नुमाइंदे हैं जो कुछ वहाँ पर कर रहे हैं। अब आज जो इसके ऊपर तरह तरह की मंतक़ें आ रही हैं ना, वो और ज़्यादा अजीब हो रही हैं। अब ये कैसी बदतहजीबी है सर कि अपनी हरकत पर शर्मसार होने के बजाय उसे कल्चर से ही जोड़ दिया जाए। बिलाल साहब। किरण, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए किरण, बड़ी ईमानदारी की बात है कि मैं इतनी गलीज बात करना ही नहीं चाहता जितनी गलीज ये गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर असेंबलियों के अंदर हो रही है, लेकिन मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो सिर्फ आपके एहतराम में कह रहा हूँ। रियासत को तो कहना मेरे ख्याल में बिल्कुल बेकार है। ये जो आपने अभी मुनाफिक की निशानियां बताई हैं, ये हदीस पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। अब इसमें से ऐसी कौन सी बात है जो कि आपने नहीं देखी या पिछले सालों में आपने नहीं देखी? लेकिन कीमत यह है कि आप एज ए एंकर पर्सन अगर किसी को मुनाफिक कहेंगे या इशारा भी करेंगे तो क्लास आपकी होगी। इन लोगों को ये जरूर पता है कि एंकर को सवाल करना है और क्या बात करनी चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि खुद क्या करना है। औरत की तजलील हुई है, कौन सा माशरा है जो औरत को गाली निकालता है? वो कौन सा माशरा है जो एक औरत एक गैर मर्द का गिरबान पकड़ ले पब्लिकली और वो उसको गालियां निकाले? ये भी तो माशरा नहीं है ना। ये बात जो बिलाल साहब, अगर दूसरी तरफ बिलाल साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर हम इसका एक जस्टिफाइड रुख देखें तो फिर इसमें बुरा क्या है कि जो पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं ये गालम गलोच कर रहे हैं, ये बदतहजीबी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, वो हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे हैं। हमारे भी तो गली मोहल्ले, सड़कों पर, अस्पतालों में यही कुछ हो रहा होता है। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, लेकिन कहने को हिम्मत किसमें, ताकत किसमें? अब जो रोहिल साहब ने, अख्तर साहब ने जो जुमला कहा है कि भगवानपुरे की रहने वाली यहाँ बड़ी पुरानी फैमिली और मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, यकीन कीजिए कि जितनी तारीख इस खानदान की है कत्ल गारत के अंदर, फिर भी अगर लोग उनको वोट देना चाहते हैं तो भाई एक बात तो बड़ी पक्की हो गई कि मेरे कप्तान ने जो कहा कि मैं रियासत मदीना बनाने लगा हूँ, ये मुनाफिकीन का काम नहीं है कि वो रियासत मदीना बनाए। हाँ, वो मस्जिद ज़रार जरूर बना सकते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने सहाबा को नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया था। ये इतनी गलाजत अक्कासी इसलिए करती है लोगों की कि सभी लोगों ने तो उनको वोट देके भेजा है। अगर कौम को बहसियत पाकिस्तानी के, नेशनलिज्म के या एज अ उम्मत हमें एतराज होता कि हमारी कौम जो है वो ऐसे लोगों को आगे लेकर आती जो रियासत मदीना बनाने की सलाहियत रखते, तो मेरे ख्याल में ये दिन आज का हमें देखना ना पड़ता। तो रियासत मदीना वाली कहानी तो आज मुझे लगता है कि बिल्कुल खुदा ना खास्ता कहीं खत्म ही नहीं होगी। दूसरी बात ये कि ये कायदीन अवाम के उस्ताद हैं, ये लीडर हैं, इनका जिम्मा मुझसे और आप पे कहीं ज्यादा है। अगर इनके जिम्मेदारियों के अंदर से हया खत्म हो गई है तो फिर अल्लाह के रसूल की ये बात भी याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा जिसमें से हया खत्म होगी वो मेरी तरफ से आजाद है। अल्लाह उसके ऊपर से अपनी रहमत और बरकत उठा लेता है, फिर वो आजाद होता है, वो जो चाहे करे। लेकिन मुझे अखलाकी तौर पे 2 बातों की समझ बिल्कुल नहीं आई कि बेशर्मी की हदूद होनी चाहिए। ये कहना कि मेरे बिलाल साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने की है, जो रियासत मदीने का तस्करा किया है आपने सर, ये आप बहुत बड़ी बात कर गए हैं कि रियासत मदीना के दावेदार हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। कम अज़ कम इस बात का ही एहतराम कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, 2 दिन से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल रहा है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध में मुख्तियार कार तो वजीर बने हुए हैं, कराची के खिलाफ साजिशें हुई हैं, शहर को तबाह कर दिया गया है। 2 रोज़ पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। कराची के 36,000 प्लॉट्स पर कब्जा हो गया है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप
नाला साफ नहीं करा सकते तो सुबह आप कैसे चलाएंगे? सिंध में गवर्नेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। सिंध हुकूमत का खासा है, यहाँ एक एएसआई भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरे सिस्टम को चला सकता है। सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है कि बद से बदतर बनाओ। सारे रफाई प्लॉट्स पर प्लाजे बन गए, समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध का असल हुक्मरान यूनुस मेमन है जो कराची पर कनाडा से हुक्मरानी कर रहा है, वहाँ बैठकर सारा सिस्टम चला रहा है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने ये तो नहीं बताया कि ये यूनुस मेमन कौन है, लेकिन न जाने वो किससे मुखातिब होकर अपनी कारकर्दगी गिनवाने लगे और बताने लगे कि वो सिंध के बिलखुसूस कराची के लिए क्या कुछ कर चुके हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला ज़रूर गड़बड़ था, सुने वो अदालती रिमार्क्स और अपनी कारकर्दगी के हवाले से कह क्या रहे हैं। लॉ के अंदर 90% इंक्रीज है, लॉ को हम भूल नहीं सकते, उसकी खास वजह है, नहीं तो कमेंट्स आ जाते हैं, खुद ही रिअप्रोप्रिएशंस भी हो जाती हैं, उसमें ऑर्डर आ जाते हैं कि इधर ये को, खैर वो हम ताबे हैं, मनोवन हम उनकी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं कि सिंध में कोई काम नहीं करता। पिछले 3-4 साल की सिर्फ कहानी बताऊंगा आपको। शारा फैसल की वाइडनिंग ये भी पिछले 3-4 साल में हुई है, 3 लेन से 4 लेन होना। शारा फैसल के ऊपर मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास, मलीर 15 पे फ्लाईओवर, मंजिल पंप पे फ्लाईओवर। हम काम नहीं करते भाई, बिल्कुल काम नहीं करते। करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हब रिवर रोड, मदीनतुल हिकमत रोड, सादकैन अंडरपास, बेगम नुसरत भुट्टो अंडरपास, कैंट स्टेशन के सराउंडिंग एरियाज में सारे रोड पिछले कुछ सालों में बनाए गए। सनसेट बुलेवार्ड का कैंटोनमेंट का एरिया, उस पे फ्लाईओवर, पंजाब चौरंगी का अंडरपास, यूनिवर्सिटी रोड को बनाना, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर, तारिक रोड अंडरपास, हैदर अली रोड अंडर। काम नहीं कर रहे भाई, अभी तो काम नहीं कर रहे तो ये हालत है। 60 हमने डैम कंप्लीट किए हैं टोटल और 23 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मुराद अली शाह साहब, अगर आप कहते हैं कि मेरे कुल असासे यही है जो बयान किया गया तो मैं मान लेती। अगर कहते हैं कि हम 13 सालों में बस यही कर सकें तो मैं मान लेती, लेकिन आप तो कहते हैं कि अभी 1-2 सालों में ये सब किया। तो सुने सर, आपने क्या किया? शायद आपने ये जो कारकर्दगी बताई है ना, ये व्हाट्सएप देखकर बताई है। शारा फैसल जिसको आप बार बार गिनवाते हैं, वो मौजूदा 2 साल में नहीं 2018 में मुकम्मल हो चुका था। मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास 2017 में बन चुका था। मलीर फ्लाईओवर 2016 में लोगों के लिए खोला जा चुका था। साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रा याद दिलाती हूँ कि जो साल मैं बता रही हूँ ये प्रोजेक्ट इन सालों के भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने मलीर फ्लाईओवर की बुनियाद 2013 में रखी थी, यानी ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने की तारीखों से भी कई साल पुराने हैं। मंजिल पंप फ्लाईओवर 2017 में मुकम्मल हुआ। हब रिवर रोड भी 2017 में बना। सादकैन अंडरपास का तस्करा आपने किया तो इसका भी बता दूं आपको कि 2017 में ये मुकम्मल हुआ। यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड सब 2017 के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो आ रहे थे। सर मुराद अली शाह साहब, कुछ तो रहम करें। आप जब आपसे कारकर्दगी के मुतालिक सवाल किया जाए तो सहाफ़ियों को आप शर्म दिलाते हैं सर, हया दिलाते हैं आप। अदालती रिमार्क्स पर आप पैसों की बात करते हैं सर। नूरियाबाद का पूछ लो तो फिर आप गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं सर। क्या करते हैं सर आप? यार एक ही कर लो, एक तो मौका दे लो। पावर प्रोजेक्ट के लिए गुज़िश्ता बजट में 13 अरब रखे थे, इस बार में रकम मुख्तस की गई है। किसके लिए? नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए इस बार भी पैसे रखे गए नहीं, मकसद के लिए इस्तेमाल हो गए। नहीं, कहाँ कौन सा बजट पढ़ लिया आपने? नहीं, गलत पढ़ा है आपने। मैंने गलत पढ़ा है ना, मैंने कहा इधर से पहला सवाल तो फेल हो गया आप। जजमेंट पे बात करें तो जो रिमार्क्स हैं साहब ही वो रिपोर्ट करते हैं, रिमार्क पर आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि दिन में तबाह हैं, अस्पताल तबाह हैं, रोड पर तबाह हैं। मैंने आज के मैंने देखिए अदालत के उसमें कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ और बातों पे आपने कहा कि आप इनसे सवाल इस चीज़ का क्यों नहीं करते। मैंने अदालत से नहीं कहा था। आप संजय इसको गलत डायरेक्शन में अपने चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले जाएं। बहुत क्लियरली कह लो, इसके मैंने आपके काफ़ी चैनल के प्रोग्राम्स देखे, तो मेहरबानी करके ये स्पिन ना डालें खासतौर पे मेरे सामने इन चीज़ों का। सेकेंडली, आप अपनी होमवर्क करके सवाल जो कोर्स में है उससे क्या करें। आप उनके बजट पढ़ी नहीं और आपने सवाल कर दिया और तब से कह रहे हैं कि मैं बजट पे सवाल करूँगा। वज़ीर आला सिंध नूरियाबाद प्रोजेक्ट को अरबों रुपए देकर भूल गए हैं। ये भी भूल गए हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता माली साल में भी नूरियाबाद प्रोजेक्ट को 7 अरब 86 करोड़ रुपए जारी किए थे। संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या मामला हुआ ये? ऐसा लगा कि सर को बड़ा बुरा लगा आपका सवाल, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको ज़रा तंज़ो मज़ाक का रंग दे दिया जाए।
देखिए 13 साल से सिंध के वज़ीर ख़जाना है, याददाश्त उनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बातें घुमाना वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हमने जब नूरियाबाद प्रोजेक्ट की बात की तो नूरियाबाद प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लाल पीले नीले हो जाते हैं और गुस्सा उसका निकालना शुरू करते हैं। हमने कहा कि पूछा था कि पिछले अदवार में आपने माली साल में कितने पैसे नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को दिए, वो तो बता नहीं सके। इस दफ़ा पूछा कि कितने पैसे रखें, उसका जवाब देने के बजाय कहा कि ऐसा कुछ बजट बुक में नहीं है, आप कौन सी बजट बुक पढ़ के आए हैं। तो मुराद अली शाह की याद के लिए हम उनको बता दें 17 जून 2020 को सिंध काबीना के इजलास में नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की मंजूरी दी गई थी और तकरीबन 7 अरब 66 करोड़ रुपए की ये मंजूरी दी गई थी। ये उसके दस्तावेज़ात हैं, काबीना की मंजूरी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये काबीना के मिनट्स हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी और 7 अरब 66 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए। ना सिर्फ उस साल, इस दफ़ा भी नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट की माली मदद के लिए सिंध हुकूमत ने सोचा था। 3 जून को सिंध काबीना का जो इजलास हुआ उसके एजेंडे में ये शामिल था कि नूरियाबाद के पावर प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, लेकिन उससे पहले चीफ सेक्रेटरी सिंध का एक बयान आ गया, अदालत का बयान आ गया कि 30 जून को वज़ीर सिंध मुराद अली शाह पर फ़र्द जुर्म इस केस में आयद होगी। ये वो सिंध काबीना बजट का जो सिंध काबीना इजलास का जो एजेंडा है उसमें नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट की फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए लिखा गया था, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं हुई और वो बजट बुक में शामिल नहीं हो सका। तो हमारा नूरियाबाद प्रोजेक्ट के मुतालिक वज़ीर आला से सवाल करना नाराज़ उन्हें लगा, उन्हें तकलीफ पहुंचाई। हालांकि उससे पहले वो सहाफ़ियों से उलझे, जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, जब भी नूरियाबाद की बात होती है ना वो परेशान हो जाते हैं। ये क्यों? मंसूर मुगैरी साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेती हूँ। मंसूर, एक बार फिर ऐसा हुआ ना, मुराद अली शाह साहब नूरियाबाद का नाम सुनते ही हत्ते से उखड़ गए, वजह क्या है इसकी? क्यों नूरियाबाद का नाम उन्हें इतना बुरा लगता है, इतना घबरा जाते हैं? हाँ किरण, वाकई भी उसको बहुत बुरा लगता है। उसकी असल वजह यह है कि इससे पहले वो अपने आप को बहुत साफ शफाफ और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है ना वो साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। जब नूरियाबाद पावर प्लांट का रेफरेंस नेब लेके आई और उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी, फिर उसके बाद हमने उस सारी चीज़ें खोल के बताई। हमने चीफ सेक्रेटरी, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी, उनका बयान बता दिया, लोगों को हमने दिखा दिया कि नूरियाबाद पावर प्लांट मुराद अली शाह साहब के कैरियर पे कितना बड़ा धब्बा है। उन्होंने इस बड़ी कुर्सी लेने के लिए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लेने के लिए बतौर वज़ीर ख़जाना बड़े भंड किए, जिस वजह से नेब का रेफरेंस बना। तो अब जाहिर है पहला रेफरेंस है वज़ीर आला सिंध पे बना है नूरियाबाद की वजह से, तो इस वजह से उसको गुस्सा उसका जायज़ है। और अभी उसके लिए जो है हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि 2-3 रेफरेंसेस भी तैयार हैं, वो भी आएंगे, तो शायद इसके गुस्से में और इजाफा हो जाए, क्योंकि नूरियाबाद पावर प्लांट के साथ उमनी को उन्होंने बहुत नवाजा है। सूबे का ख़जाना उमनी के लिए हमेशा खुला रखा है, उसमें मुराद अली शाह साहब बिल्कुल बराह रास्त मुलव्वस हैं। तो यकीनन जो भी सहाफ़ी सवाल पूछेगा, हम जो भी चीज़ें करेंगे, उसका गुस्सा तो बिल्कुल जायज़ बनता है। 29 तारीख को बात भी होनी है, पेश भी होना है इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो संजय भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, ताकि बड़ा क्लियरली ये उनको याद आ जाए कि उनकी जितनी अच्छी मेमोरी है उतनी अच्छी पर चैनल्स की भी मेमोरी होती है। उनको पता होता है कि कब कब क्या क्या किया जा रहा है हुकूमतों की तरफ से। ये नूरियाबाद के मामले पर अभी तो वो नाराज़ हुए हैं, पिछले साल क्या किया गया था, क्या रखा गया था, जो कहाँ लगे ये भी नहीं मालूम अभी तक। हाँ देखिए, उनको मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन अब जाहिर है अब क्या बताए। अब उन्होंने गलत बयानी का सहारा ही लेना है, क्योंकि अपने हाथों से जब आप कोई गलत काम करते हैं, फिर जब आप डायरेक्ट लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएंगे तो फिर आप क्या बताएंगे? यही कहेंगे कि भाई आपने कौन सा बजट पढ़ा है। अभी संजय ने दिखा दिया डॉक्यूमेंट के जो गुज़श्ता साल जून में जो इजलास हुआ था, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया, मिनट्स हैं, काबीना के 7 अरब 66 करोड़ रुपए दे दिए। अब इस साल भी इसी जून के एंड में काबीना का जो इजलास हो रहा था 4 जून को, उसके एजेंडा में रखा था। एंड टाइम पे ड्राप इसलिए हुआ कि 30 जून को खबर आई कि भाई जो है ना फर्द जुर्म आयद हो रहा है, तो इस वजह से अब इन्होंने सोचा कि कहीं बिल्कुल गला जो है रस्सी जो है मेरे गले में फिट ना आ जाए, उन्होंने ड्राप करा दिया। तो नूरियाबाद पावर प्लांट एक नहीं है, अब ये देखना कि। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये की वजह बता दी मंसूर मुगैरी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। हुकूमत ने 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का टास्क मुकर्रर कर रखा है, लेकिन अब इत्तलात ऐसी सामने आ रही हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि दुनिया भर में वैक्सीन की कमी है। ये वक्ती गैप है जो जल्द दूर कर दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क में 20 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद हैं। बात सुनिए उनकी। वैक्सीन की इजाफी फराहमी को यकीनी बना रहे हैं और ये जो कमी कुछ जगहों में देखने में आई, ये इंतहाई एक वक्ती मामला है और इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद, मैं समझता हूँ 20 तारीख के बाद, 20 जून के बाद इसमें खातिर खा बेहतरी होगी, जैसे कि हमारे पास इजाफी वैक्सीन्स फ्राहम हो जाती हैं। एक दफ़ा एक तासुर ये होता है कि जो हमारी एक पहली खुराक और दूसरी खुराक के दरमियान जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो 3 या 4 हफ्ते जो तजवीज़ किया जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन याद रहे कि इन वैक्सीन्स की जो दूसरी खुराक है उसको लगवाने में अगर एडिशनल कुछ हफ्ते गुजर जाए तो तकरीबन 6 या 7 इजाफी हफ्ते गुजरने के बाद तक इसमें कोई हर्ज या नुकसान नहीं। आप दूसरी खुराक कुछ डिले के बाद भी लगवा सकते हैं। जब वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में वैक्सीन की शॉर्टेज है, जिसका जिम्मेदार वफाक है जो सिंध को वैक्सीन खरीदने नहीं देता। हमें कहा गया था कैटेगोरिक टर्म्स में कि आप वैक्सीन सप्लाई की फिक्र ना करें, आप अपनी वैक्सीन्स बढ़ाएं, और हमने उस पर अमल किया। अनफॉर्चुनेटली परसों मैंने पहले पंजाब में सुना था कि लोगों को वापस किया जा रहा है, और कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का। तो ये जो और हमें ख़रीदने नहीं देते, कहते हैं एक वैक्सीन नहीं खरीदने इसलिए नहीं देते कि हम पे कहते भाई है कितने की, कीमत तो बताओ, मैं महंगी ना खरीद लूँ। कहते नहीं जी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम आपको बता नहीं सकते हमने कितने की खरीदी है वैक्सीन। दुनिया खुल रही है उन जगहों पे जहाँ वैक्सीनेशन हो गई है, यहाँ पे वैक्सीन कम हो गई है, और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ से लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। मुदस्सिर नज़ीर ने लोगों से बात की है, ज़रा सुनिए वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं। इमदादी वैक्सीन का कशकोल खाली होने लगा है। कराची में कोरोना वैक्सीन नापैद हो चुकी है। तमाम डिस्ट्रिक्ट के कोरोना वैक्सीन सेंटर्स जुज़वी तौर पर बंद हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर को बहाल रखने के लिए कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट से कोरोना वैक्सीन लाई गई। अब इस सेंटर में क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। हम गए थे अपने सेंटर के ऊपर, वहाँ पर हमें जो है वो नहीं मिली जो इंजेक्शन है, मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा है। ठीक है, आज यहाँ पे भी लंबी कतार देख रहे हैं, गर्मी में लगी हुई। सोबरा पार्ट 2 नंबर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है वैक्सीन नहीं है। अभी जो बोल रहे मालूम करा था कब आएंगी, तो बोला कुछ कह नहीं सकते, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। औरंगी टाउन में गया था अर्बन हेल्थ सेंटर पे, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन नहीं है, और कतर में होकर आए, कतर पे भी नहीं है वैक्सीन, वो कह रहे हैं ख़त्म हो गई। तो कराची गए हुए थे हम लोग, वहाँ से जो है ना हमारा करीबी सेंटर था, वहाँ पर 2 दिन वैक्सीन दे दिए, उसके बाद नहीं दे रहे थे वापस वैक्सीन, बोल रहे यहाँ पर बंद हो गया। अभी हमें इतना तकलीफ है, उधर से हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक्सपो सेंटर की सूरत हाल तो आपने देख ली, जहां ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिन्हें अपने मुकामी सेंटर से वैक्सीन नहीं मिली। यहां पर भी उन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है जिनकी सेकंड डोज है या फिर उनकी उम्र 40 साल से जायद है। वैक्सीन के नापैद होने की जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि जब से 18 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिली है, तब से लोड बढ़ चुका है। अगर वैक्सीन की सप्लाई को जल्द मुमकिन ना बनाया गया तो हो सकता है कि कराची का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो जाए। तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका। सर ये जो शॉर्टेज आ रही है, ये मसला कब तक हल हो जाएगा, कब तक वैक्सीन सेंटर्स को वैक्सीन मिल जाएंगी, कोई डेट्स वगैरह बता सकते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि जब एक स्पेल चल रहा था, जब कोई भी वैक्सीन कराने को तैयार नहीं था, लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था, ऑफिसर्स को हमें जो है डेडलाइन देनी पड़ रही थी और उनको धमकियां थी कि उनके हम सिल्स बंद कर देंगे, तो अब फाइनली लोगों में ये शऊर पैदा हो गया है। अब ये जो अभी तक दवाइयां आ रही हैं, ये वफाक की तरफ से आ रही हैं। आपको याद होगा वफाक ने जब ये दवाइयां मंगवाई थी, वैक्सीन डोजेस मंगवाए थे, उससे बहुत पहले हमने ये डिमांड की थी और हमने कहा था
कि हमें परमिशन दी जाए, हम खुद वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं। हमारी चाइनीज कंपनी से बातचीत हो गई थी। उसके बाद आपने बयान सुने थे इनके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर के, जिसने कहा था कि जी ये प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ ही आएंगी और हम इस तरह से कोई परमिशन नहीं दे सकते। जिसका मकसद ये था कि अगर बाकी सूबों से पहले सिंध में वैक्सीन आ जाती महीना डेढ़ पहले तो उनका जरा नाम खराब होता। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे सियासत वफाकी हुकूमत को नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल हम इस चीज पे लगे हुए हैं, हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है और अपनी पर्सनल प्रोक्योरमेंट के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी कोशिशें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 1 वीक to 10 डेज हमारे पास जो शॉर्टेज है वो खत्म हो जानी चाहिए। सही सर, अब कराची में वाहिद एक्सपो सेंटर है जहां जिनकी सेकंड डोज है या फिर 40 अबव है उनको भेजा जा रहा है। सर वहां पर भी अगर वैक्सीनेशन खत्म हो जाए, वैक्सीन खत्म हो जाती हैं तो फिर उसको कैसे कवर अप? देखें किरण, एक तो जो है इशू फर्स्ट और सेकंड डोज का, तो उसका इशू नहीं हुआ क्योंकि जिनको फर्स्ट डोज लगा है उनका सेकंड डोज ऑलरेडी रिजर्व्ड है। अगर जो इशू होगा तो वो इसी चीज का होगा, जिनको नई डोजेस लगाने हैं वो हम 1 वीक के अंदर प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारे कराची के शहरियों को या हमारे कराची के अलावा अलग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वहाँ पर भी एक शऊर बढ़ गया है। मैं खुद उमरकोट से हूँ, वहाँ पर भी पहले लोग लगवाने को तैयार नहीं थे और हमें अब जो है मजबूरन अपने सेंटर्स बढ़ाने पड़े हैं। तो इतना एकदम से शऊर पैदा हो गया है। तो आई एम होपफुल कि विद इन अ वीक मैक्सिमम 10 डेज ये इशू खत्म हो जाएगा। तैमूर साहब, आप कह रहे हैं आप 1 महीना पहले ही आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हम खुद वैक्सीन मंगवा लें, लेकिन उस पर फिर आपको विफाक ने इजाज़त नहीं दी। तो सर अब जब आप प्रोक्योरमेंट की कोशिश कर रहे हैं और अब एक बार फिर अगर मना कर दिया गया तो फिर तो ये दोबारा ये घाटे में पड़ जाएगा प्रोसेस सारा। मना तो नहीं करा वफाक आपको, वो कह रहे हैं कि अपना एक प्रोसेस है, तो एक बार फिर ये प्रोसेस डिस्टर्ब होगा सर? नहीं, मैं जरा क्लेरिफाई कर दूं किरण, ये मैं आपके पास बयान पढ़े मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आप देखना चाहें। इनके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम किसी को परमिशन नहीं दे रहे, जिसको लानी है वो खुद लाए। और चाइना आपको पता है या जो भी डिफरेंट कंट्रीज है, पहले हमारी चाइना से बातचीत थी तो उन्होंने कहा हम किसी भी सूबे के साथ डील नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ वफाक के साथ ही डील करते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो वफाक आपको एक लेटर दे दे परमिशन का तो हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। वो लेटर नहीं दिया गया। अब बहरहाल क्योंकि वैक्सीन आ गई है तो अब उसमें कोई ऐसा इनको इशू नहीं है। अब वो माइंड नहीं करते वफाक के हम अपनी परचेजिंग करें। और पहले भी बहुत बार मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हम अपनी वैक्सीन अपने खर्चे से लेने को तैयार हैं, हमें सिर्फ परमिशन दी जाए। तो अभी एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ये एस्ट्राजेनेका ये भी तो अरेंज की जा सकती है ना, अगर साइनोफार्म साइनोवैक की तरफ नहीं जा सकते तो? देखिए, जो अपना प्राइवेट सेक्टर है वो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट जगहों पे बात कर रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए। स्पुतनिक है रशियन, उसके भी हमारे पास डोजेज आने हैं और कुछ और भी कंपनीज हैं जो नोन है जिन पे WHO की सर्टिफिकेशन है, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। अच्छा सर, वैसे आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन हम इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हमें कीमत ही नहीं बता रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल है इसलिए नहीं बताया जा रहा। तो क्या प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है? तो क्या आप लोगों को पता चल गया है कि पैसे कितने की है वो वैक्सीन? नहीं, वो तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि रीजन क्या है कि प्राइस हमसे वफाक छुपा रहा है। ये प्राइस तो हम इसलिए मांगना चाह रहे हैं ताकि हमें पता हो, हमें कम्पिटिटिव प्राइसेस पे जो पाकिस्तान हुकूमत दे रही है हम कहीं गलती में उससे महंगा न ले लें। पर पता नहीं क्या अल्टीरियर मोटिव है कि वो इस चीज को छुपाना चाह रहे हैं। तो अभी आप लोगों को ये पता नहीं चला है तो फिर ये प्रोसेस में जा कैसे रहे हैं आप, जो 1 हफ्ते से 10 दिन की बात कर रहे हैं कि इसमें वैक्सीन आ जाएगी आपके पास? हमें जो है अलग अलग कंपनी से अलग कोटेशन मिली हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको कंपैरिजन करना होता है। जो आजकल के हालात चल रहे हैं तो उसमें कोई अफसर अपना काम करने को तैयार नहीं है जब तक उसे 100% श्योरिटी नहीं मिलती कि हर चीज प्रॉपर चैनल के थ्रू है। तो इसलिए एक कॉम्पिटिटिव प्राइस जब तक हम नहीं लेते तो हमें नहीं पता कि हम कहीं वफाक से महंगी ना ले। आई एम श्योर जो प्राइस हमें मिलेगी वफाक से बहुत कम होगी और शायद सर आपने खुद ये बात की ना तैमूर साहब, एग्जैक्टली मुझे भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं, आपने खुद मंगवानी है तो मंगवा लें। तो सर पिछले 5 महीनों में एक वैक्सीन आप लोग नहीं ला सके, अब जब शॉर्टेज हो रही है तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम खुद मंगवा लें? नहीं, देखिए हमें फिर भी ये ड्यू प्रोसेस के साथ वफाक के थ्रू ही लेटर्स भिजवाए हैं। जो इनको शायद जो कंपटीशन था कि कहीं सिंध पहले ना जाए, सिर्फ उसकी उनको फिक्र थी। उनको ये नहीं है कि सिंध में वैक्सीन आए नहीं, वो तो खुश होंगे मेरे ख्याल से कि सिंध में वैक्सीन आए। और जो उनको अपनी जिद पूरी करनी थी कि फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ही आए और सब सूबों में एक साथ है। तो अभी भी आपको वफाक ही मंगवा के दे रही है? नहीं, वफाक हमें मंगवा के नहीं दे सकती। वफाक को सिर्फ हमें एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक परमिशन ग्रांट करनी है उन कंपनीज को कि वो यहाँ पे लाकर हमें परचेजेस करने दें। और ये खास इशू था, ये चाइना के साथ था। चाइनीज गवर्नमेंट जो है डज नॉट डील विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सर पिछले महीने नजर से ऐसी खबर गुजर रही थी कि वो लास्ट मंथ ही आपको परमिशन दे चुके थे और परमिशन का कोई मसला भी नहीं था सर? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। लास्ट मंथ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो हमें परमिशन नहीं मिली
वो तब की बात है जब ये लोग डिले कर रहे थे, ये कह रहे थे बगैर इसके वजह से कि हम परचेज करें वैक्सीन को, ये एज यूजुअल चंदा सरकार चंदा लेने के चक्करों में थी, उसी में इतना डिले हुआ। नहीं सर, ये कोर्ट के ऑर्डर्स के मामलात भी थे सर, लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्यों नहीं मंगवाई सर जब आपको इजाजत मिल गई? हमें इजाजत जब मिली है तो उसका वफाक ने जिम्मा उठाया हुआ था कि जब कि हमें जिस तरह से वैक्सीन मिल रही है हम पूरे सूबे में बराबरी के साथ बांटेंगे। और भी आपको पता होगा जो हमारी तैमूर साहब ज्यादती कर रहे हैं सर फिर ये मसला भी आप लोग विफाक पर ही डाल रहे हैं सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि परमिशन हमें नहीं दे रहे थे, अब जब उन्होंने परमिशन दे दी तो फिर आप 4 महीने यही इंतजार करते रहे कि विफाक भेजेगा तो लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इनकी जानिब बढ़ गई हूँ नाजरीन। इसराइल के नए वजीर आजम ने आते ही गजा पर फिर से बमबारी शुरू करवा दिया। 21 मई को होने वाली सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। गजा पर पूरी रात इसराइली जंगी जहाज बम बरसाते रहे। अभी तो उजड़े हुए घरों का मलबा भी नहीं उठ पाया था कि गजा एक बार फिर बारूद और खून से भर गया है। ये गजा की एक बार फिर वही वाली हालत शुरू हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही ये सीज फायर हुआ था कि अब यहाँ पर जंग नहीं होगी, जंग बंदी हुई थी, लेकिन ये क्या हुआ, नेतन्याहू के जाते ही, नए वजीर आज़म के आते ही फिर से गजा पर वही मामला शुरू हो गया, वही सिलसिला शुरू हो गया और एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें शायद हमेशा की तरफ बंद है। 21 मई को होने वाली था ये सीज फायर जिसकी धज्जियाँ फिर उड़ाई गई हैं। पूरी रात इसराइली जंगी जहाज़ बम बरसाते रहे हैं। अभी जो पिछले ज़ख्म हैं वो अभी ताज़ा हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो उनके जहनों पर ये सब कुछ था, जो कुछ वहाँ पर हुआ था रमज़ान में, ईद के दौरान, ये सब कुछ अभी ताज़ा है कि एक बार फिर घर उजड़ना शुरू हो गए हैं, लोगों के प्यारे इस दुनिया से जाना शुरू हो गए हैं। इसराइल ने एक बार फिर वही करना शुरू कर दिया जो उनकी तारीख़ रही है, जो कुछ ये गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ करते रहे हैं। और एक बार फिर वहाँ के लोग यकीनन उसी जवां मर्दी के साथ, उसी हिम्मत के मुजाहरे के साथ नज़र आएंगे, अपने आप को पेश करते हुए दिखाई देंगे और शायद ये सोचते हुए भी दिखाई देंगे कि कोई तो हो जो हमारी आवाज़ सुने, हमारे लिए कुछ करे। और फिर उसके बाद दोबारा शायद यही बात हो रही होगी कि जंग बंदी करवाई दी जाए और दोनों तरफ से हाथ हल्का रखने की बात की जाए। लेकिन कौन हाथ हल्का रख सकता है ये देखा जा सकता है। नजमुद्दीन शेख साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहूँगी। बहुत दूर नहीं चला गया ये मामला कि जब सीज़ फायर हुआ था सर, फिर वही हुआ है जिसका खदशा था। इसराइल ने एक बार फिर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया। सर कहा जा रहा था कि नेतन्याहू के जाने से भी इसराइल की पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि नेतन्याहू से ज़्यादा कटर सेहूनी है। सर जी बिल्कुल, देखिए अभी मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि इजराइल इस नई हुकूमत के साथ पॉलिसी में कोई तब्दीली लाएगा। इनफैक्ट बहुतों का तो ये कहना है कि इनको अब अपना हार्ड लाइन रखना है क्योंकि उनकी हुकूमत एक वोट पे बनी हुई है और वो वोट जो है वो सेटलर्स का वोट है और वो सेटलर्स चाहते हैं कि जितनी भी उनके पास अभी इम्कानात हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए वो नई सेटलमेंट्स बनाएं। अमेरिका में बदकिस्मती है कि अमेरिका में वो बात तो करेंगे कि साहब हम 2 स्टेट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद होगा ये कि वो बात यही करते रहेंगे और ये बात 1967 से कर रहे हैं, लेकिन इन इफेक्ट यही होगा कि वो बात करते रहेंगे और ये नई हुकूमत बढ़ती जाएगी और रुकेगी नहीं। मुझे तो खदशा है कि ये जो अभी सेटलमेंट्स में सेटलर्स ने मुजाहरा करना है और फिर आगे चल के शेख गिर्रा में जो चीज़ें करेंगे उससे मामला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपको बढ़ता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है नजम साहब। इसराइली जंगबंदी की सर दोबारा खिलाफ वर्जी हो रही है, सर दोबारा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि माजी के बरखिलाफ अक़वाम आलम इस पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल इस बार देगी? क्योंकि अब सोशल मीडिया पर सर मगरबी आवाम भी काफ़ी खुलकर इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए ये बात करना एक चीज़ है और इस पे कोई एक्शन लेना और चीज़ है। मुझे कोई इम्कान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि यूरोपियन यूनियन में या और जगह आपकी पब्लिक ओपिनियन या जो अखबारों में आता है उसकी बिना पे वो बदल लें अपनी पॉलिसीज़। मुझे ये बदकिस्मती है फ़लस्तीनियों की, लेकिन इस वक्त मुझे वो नज़र नहीं आ रहा और कुछ वजह ये भी है कि प्रेसिडेंट अब्बास जो हैं वो अब अपने 16वें साल में हैं
4 साल की टर्म की 16वें साल में हैं और उनका जो कंट्रोल है वो बहुत कम है। और हमास के साथ हमास तो चाहता है कि कुछ इस किस्म की चीज रहे, क्योंकि उनको मार्टरडम से ज्यादा फायदा होता है। अच्छा नजीम साहब, सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान ने सर बड़ी कोशिशें की हैं। दफ्तर ख़ारजा से जिस तरह से काम हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो खिदमत रही सारे मामले पर, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों को पाकिस्तान किस तरह मज़ीद मौसर अंदाज में आलमी सतह पर उठा सकता है? सर क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? देखिए, इसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कुछ मरकजी किरदार हो, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसमें चीज़ें जो करनी चीज़ें वो अमेरिका है, यूरोप है और कुछ हद तक रूस है, लेकिन उसके अलावा औरों के पास वो सलाहियत नहीं है कि इस पे असरअंदाज हो सकें। हो सकता है आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कहें कि ये सेटलर्स जो कर रहे हैं और जो हुकूमत सेटलर्स को करने दे रही है इनकी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो ज़मीनी हकीकत है और जो पावर इक्वेशंस हैं उसमें मुझे नज़र नहीं आता कि कोई ख़ास हमारे लिए कोई ख़ास है। कोई रद्द-बदल हो सकता है सर पिछली सिचुएशन से। अब मुझे बताइए नजम साहब, नई हुकूमत के आते ही सर सहूनियों ने बहुत बड़ी तादाद में रैली निकाली है बैतुल मक़दस की तरफ, जिसमें वो मुसलसल यहूद आबादकारी के हक़ में नारे लगा रहे हैं। नई इसराइली हुकूमत का आबादकारी का क्या प्लान हो सकता है, क्या लगता है सर आपको? जनाब, वो देखिए, ये आप समझ लें कि ये हुकूमत सेटलर्स वाली है। वो इस इजराइल चाह रहे हैं और वो इस इजराइल के लिए कोशा रहेंगे। और इजरायली अरब जो हैं, जिनको इजरायली अरब कहते हैं, उनको उन्होंने अपनी हुकूमत में लिया हुआ है उस एक वोट की वजह से, लेकिन उनका कोई ऐसा असर नहीं होगा जिससे ये सेटलर्स को रोका जाएगा। और सेटलर्स मुझे लगता है कि न सिर्फ उनकी तरफ लेकिन दूसरी तरफ भी बढ़ेंगे, शेख जरा की तरफ भी बढ़ेंगे और बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी बढ़ेंगे। जी, यानी गज़ा के लिए आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।